हाँ, तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। इसको अपन एक बार ध्यान से जानेंगे कि जो ये वैकेंसी आई है पशु परिचर, जिसके फॉर्म आज से स्टार्ट भी हो चुके हैं, और इसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज मैं आपको कराने वाला हूँ। ये भी बताऊँगा कि इस वैकेंसी में कौन फॉर्म फिल कर सकता है, किससे फॉर्म भरना चाहिए, क्या इसके जो जॉब लगेगी उसके बाद में क्या काम रहता है, ठीक है, अपन क्या काम करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप सबका कि इसमें एक्चुअली करना क्या होता है, पशु परिचर में कहीं पशु तो नहीं चराने पड़े, है ना, ये सब बताएंगे। कितनी सैलरी है, कितना ड्यूटी का टाइम है, बहुत कुछ जानने वाले हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए या फिर क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं जो आपके पास होनी चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हो, वो सब अपन जानेंगे। तो राजस्थान, इस वैकेंसी का नाम क्या है? आपको पता है कि 2023 के नोटिफिकेशन आया था 6 अक्टूबर 2023 को। 6 अक्टूबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन आ गया था पशु परिचर भर्ती का, ठीक है। इसलिए ये वैकेंसी 2023 वाली वैकेंसी कहलाती है, ठीक, क्योंकि 2023 के अंदर ही आई थी। हाँ, एक बार फॉर्म स्टार्ट हुए थे, वापस ऑफ हो गए थे, लेकिन अब आज से वापस रीओपन आपके फॉर्म हो गए हैं। और आई थिंक खूब जिन्होंने तो भर भी दिए होंगे, भरना शुरू भी कर दिया होगा, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपको भी फॉर्म भरना चाहिए, किनको नहीं भरना चाहिए वो सब बताऊंगा। इस वैकेंसी का नाम है राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023। कौन करवा रहा है? राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है जयपुर, उसके द्वारा ये वैकेंसी करवाई जा रही है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के द्वारा, आरएसएसबी के द्वारा ये वैकेंसी, शॉर्ट में आपने सुना होगा आरएसएसबी इसको बोला जाता है। इस बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी करवाई जाती है। इसका भी बड़ा फायदा है, मतलब इसके बारे में जानकारी बहुत लेना बहुत जरूरी है। कैसे कि सपोज आपने ये कुछ, जैसे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, वो आरपीएससी करवाता है। आरएस की वैकेंसी है, थानेदार सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, वो अपना आरपीएससी करवाता है। तो इस सब अलग अलग बोर्ड का बहुत ज़्यादा अलग अलग सिस्टम होता है, इसलिए अपन को उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी। जैसे कि ये आरएसएसबी है, तो आरएसएसबी जितने भी फॉर्म करवाती है, वैकेंसी करवाती है, लगभग सिमिलर से पेपर होते हैं, ठीक है। तो उनके प्रीवियस पेपर भी अपन निकाल के देख सकते हैं कि इस बोर्ड के द्वारा कैसा पेपर बनाया जाता है। ये सब चीज़ें होती है, इसलिए अपन को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वैकेंसी करवा कौन रहा है, ठीक है। ओके, पोस्ट लगभग 6000 है भाई, 5934 पोस्ट है। बहुत बढ़िया, बड़ी वैकेंसी है। राजस्थान में ही नौकरी लगेगी, और इसके अंदर खुद के जिला भी मिल सकता है, खुद का होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। मैं तो कहूँगा राजाशाही जॉब है, अभी पूरी बात बताऊंगा, बहुत शानदार जॉब है। नोटिफिकेशन तो खैर अपन देख लिया था कि 6 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन आ गया था। अब इसका एग्जाम होने के क्या चांस है वो देखो। संभावित एग्जाम डेट इसकी वैसे मई जून मानता हूं मैं, या तो मई में फिर जून में पेपर लगभग इसके होना चाहिए, ठीक है। हालांकि अप्रैल से जून संभावित डेट इसमें लिखी हुई है, तो संभावित जो डेट है एग्जाम डेट वो अपन अप्रैल से जून मान के चलेंगे। लेकिन हाँ, मई या अप्रैल में तो मुश्किल है, इलेक्शंस वगैरह काफ़ी इशू आ जाएंगे। मई जून में लगभग, या मई के एंड में वैकेंसी, मतलब आपके पास में ऐसा मान लीजिए कि जनवरी तो चलो आधा गया अभी, फैब, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, लगभग 4-4.5 महीने का टाइम है। तो मतलब ऐसी बात नहीं कम टाइम है, क्योंकि सिलेबस भी कम है। सिलेबस कम है तो कुछ मेहनत आपकी करी हुई है, तो आप अभी भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोई सीईटी की जरूरत नहीं है, सीईटी से बाहर है, ठीक है। सीईटी की इसमें बॉन्डिंग नहीं है, इसमें सीईटी का होना कोई जरूरी नहीं है, ना ही कोई अदर डिप्लोमा ने, आरएससीआईटी, कोई सा भी कंप्यूटर कोर्स, कुछ नहीं, नो नथिंग, नो डिप्लोमा, कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास होनी चाहिए, 10th पास, ठीक है, 10वीं पास वैकेंसी है ये। उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष है, लेकिन एज की गणना 1/1/2025 तक की जाएगी। यह भी एक बड़ा फायदा है, पूरी बात को समझना। 1/1/2025 तक गणना की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तो ये अप्रैल चल रहा है 2024 वाला, इस साल को भी जोड़ लो, यानी कि जो 17 साल का होता है वो 18 का हो जाएगा एक तरीके से 25 में जब आएगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि 2006 वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, जो पूछे था कमेंट करके, 2007 वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे 2006 में किसी का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, तो 2006 से उसकी आगे गिन लो आप, है ना। यानी कि अगर मैं देखूं 2006 से तो 18 साल का हो गया, 18 और 6 24 होते हैं, ठीक है। तो आराम से 6 वाला क्या, मैं तो कहता हूं इवन 2005 वाले भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें। बस कुल मिला के 2001-2025 तक वो 18 साल का हो जाना चाहिए, यूं कह रहा हूं मैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 5 वाले,
तो जिस आपका जैसे 2005 है तो 2005 में अगर आपका 1/1/2005 है तो आप तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाओगे, 5 आप देख लो 25 तक, है ना। तो यानी कि फिर 5 में देखूं अगर 25 तक तो 20 साल एज बन जाती है। तो ये 4 वाले भी दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है 2025 तक आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। कुल मिला के ये है, समझ में आ गई ना। तो कोई दिक्कत नहीं, लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर्म आप लोग सब भर सकते हो। और 58 वर्ष मैंने क्या बात लिखी है, इसमें ये बहुत बड़ा सिस्टम किया है कि जैसे कोई ऐसी महिला है जो कोई तलाकशुदा है, या फिर जिसने उम्र पर कोई शादी नहीं करी हो, या कोई छोटे मोटे जैसे और भी अदर जो दिव्यांग वगैरह कुछ होते हैं ना, उन कैटेगरी में दे रखी है, तो उनको रिटायर्ड एज रखी है। इसमें रिटायर्ड एज होती है लगभग 58 साल। तो रिटायर्ड होने की जो उम्र है वहां तक फॉर्म भर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो 58 साल तक भी अगर हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। बस ये भी है, लेकिन खैर अपने को 18-40 वाला ध्यान रखना, एज गणना 25 तक होगी। तो 2025 तक अगर भी 18 के हो रहे हो तो भी चलेगा, 1 जनवरी, 2 भी नहीं चलेगी, फिक्स 1, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर खूब जने पूछते हैं कि इसमें कुछ पैसे वैसे मिलेंगे फिर ऐसे ही वैकेंसी, क्योंकि हवा बना रखी है लोगों ने, इसलिए जरूरी है। सैलरी भी बता देता हूं मैं आपको, इसमें 1700 ग्रेड पे है, ठीक है। 1700 ग्रेड पे का मतलब है लगभग 17,000 से शुरुआत हो जाती है, ये ध्यान रखना। जैसे 5200 ग्रेड पे होता है 52,000 से सैलरी शुरू हो जाती है, 4200 तो 4200, ये सब सिस्टम है। 4200 अगर होती है तो 42,000, वैसे ही 1700 अगर ग्रेड पे है इसका, तो सीधी सी बात है 17,700 से लेके 56,200 तक आपको सैलरी मिलने वाली है जब तक नौकरी करोगे, ठीक है। ज्यादा और बढ़ती चली जाएगी। प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे अपन जॉब लगते हैं ट्रेनिंग पीरियड मान लो, उस प्रोबेशन पीरियड में ही आपको बढ़ते ही 12,400 रुपए, यानी लगभग पुलिस कांस्टेबल के बराबर 13,000 के समथिंग पुलिस कांस्टेबल मिलता है, ठीक है। तो पुलिस कांस्टेबल जितनी जो है सैलरी आपको इसके अंदर प्रोबेशन के दौरान ही मिलने लग जाती है। फिर प्रोबेशन के बाद में तो आपको 17,700 रुपए मिलते हैं, 17,700 रुपए प्रोबेशन के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो चीज हटा दो, ये तो सिर्फ ट्रेनिंग प्रोबेशन के दौरान मिलता है, उसके बाद में आपकी सैलरी शुरुआत होती है। ये कुल मिला के प्रोबेशन के बाद आपके 17,700 तो ये मिलते हैं, और डेयरनेस अलाउंस आपका डीए मिलता है 7,434 का, हाउस रेंट मिलता है 1,600, ये अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है सिटी या शहर, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो जाता है, 1590 भी हो जाते हैं, कभी 1598 भी हो जाते हैं, 95 भी हो जाते हैं, 96 भी हो जाते हैं, वो आगे पीछे हैं। और या फिर कभी बढ़ भी जाता है, 2-2 हज़ार तक बढ़ जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका शहर कैसा है, क्योंकि हाउस रेंट का मतलब है किराया रहने का, वहां का सीधी सी बात है, ज्यादा बड़ा शेयर होगा तो महंगा होगा तो हाउस रेंट भी थोड़ी बढ़ जाती है। और अलग अलग सिटी वाइज या अलग अलग शहर या गांव वाइज रखा गया है, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपकी सैलरी है 27,000 मान के चलो आप, तो है ना 27,000 रुपए तो आपके प्रोबेशन खत्म होते ही मिलना शुरू हो जाएगी, 1.5-2 साल बाद ही, ठीक है। और उसके बाद में हर 3-4 साल में आपको पता 10-10%, 8-8%, वो अकॉर्डिंग टू आगे से आगे आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है, और सैलरी आपकी 40, 45, 50, 56, 57 तक पहुंच जाती है। तो बहुत बढ़िया जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी बताऊंगा सारा काम, क्या क्या काम है इसके अंदर एक्चुअली। अब इसमें क्या होता है कि आप सोचेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और फिर अपन ये जानेंगे कि इसमें एक्चुअली करना क्या होता है। सारी बातें एक बार धैर्य रखिए, पैशन रखिए, हर चीज पैशन पे डिपेंड होता है। तो सिलेक्शन जो है प्रोसेस उसमें रहता है, एक तो रिटन एग्जाम है, आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ये कुल मिला के 3 काम है, ठीक है ना। ये 3 प्रोसेस होती है, इससे आपको गुजरना पड़ता है। रिटन एग्जाम होगा, मतलब लिखित परीक्षा होगी, एमसीक्यूज वाले एग्जाम होते हैं, उसमें टिक करना होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल, उसकी एग्जाम होने के बाद हम 10th की मार्कशीट देखेंगे, वो जो भी डॉक्यूमेंट आपके 1-2 वो देखेंगे। सिर्फ 10th की मार्कशीट ही मेन मान के चलो, बाकी तो आधार कार्ड वगैरह तो वैसे ही होता ही है, उसके बिना तो आपके फॉर्म ही नहीं भरे जाएंगे। फाइनल फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगी सबकी मिला के, क्योंकि लेना तो 6,000 को ही है। ये सब है। बात आती है रिटन एग्जाम की। तो रिटन एग्जाम की मैं अगर बात करूं तो रिटन एग्जाम 2 पार्ट में होता है, 2 पार्ट्स, ठीक है। 2 पार्ट्स में क्या क्या आता है, पहला पार्ट है उसमें आपके 105 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है, इसलिए 105 क्वेश्चन है, 105 ही नंबर है, ठीक है ना। ये आपके हो गया खंड ए में। खंड बे होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होते हैं, ये भी सब 1-1 नंबर के होते हैं, तो 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, कुल मिला के दोनों का मिला के पेपर बनता है 150 नंबर का। आपके ये पेपर बन गया, ठीक है, 150 मार्क्स का, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पेपर में अभी बता दूं क्या रहा है, सेकंड पेपर में बता दूंगा अभी क्या रहा है। तो देखो एग्जाम 150 नंबर का होगा,
3 घंटे का एग्जाम होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल 1/4 रखी गई। इसका मतलब यह है कि अगर 4 क्वेश्चन गलत होता है तो एक उसके बदले में एक सही वाला भी आपका काट लिया जाता है। ये है 1/4 है, काफी कम ही है, लेकिन हाँ नेगेटिव मार्किंग जरूर है, ये बात तो है। ठीक है, लेकिन बताऊंगा वो एग्जाम टाइम बता दूंगा कैसे पेपर को हैंडल करना है, आपको पता ही है, बहुत जबरदस्त तरीके से प्लानिंग बताता रहता हूं मैं। तो ये चीजें खैर अपन और बाद में जान लेंगे, अभी अपन थोड़ी जानकारी लेते हैं। इस 105 वाले में क्या मामला है? 105 क्वेश्चन है और 105 मार्क्स है। इसमें अपना राजस्थान है, मोस्टली राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री है ना, और करंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक्स भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है। ये चीजें थोड़ी इसके अंदर है। इसमें आता है 45 वाले मार्क्स के अंदर क्या आता है? इसमें पशुओं की, जैसे कि एक तो पशु गणना, जो भी नवीनतम पशु गणना आएगी, मैं पूरा बहुत जबरदस्त तरीके से पहले जैसे पढ़ाया था वैसे प्रॉपर सिस्टम से ट्रिक्स बना के आपको याद करवा दूंगा। वो पशु गणना, एक तो वो उसमें क्वेश्चन आते हैं जो अपन BHTC में भी पढ़ते हैं, अपन CET के लिए भी पढ़ते हैं, अपन LDC के लिए भी पढ़ेंगे, अपन सभी एग्जाम के लिए, सभी बड़े एग्जाम सिविल सर्विसेज के लिए भी पढ़ते हैं। वो पशु गणना के आंकड़े अपन नए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो अपन को पढ़ना है। प्लस पशुओं की कौन कौन सी जो नस्लें होती है ना, वो सारी बातें इसके अंदर आती है। छोटा सिलेबस है, वो एक अलग से सेशन रखूंगा, सिलेबस पर चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे, किसको कितना दिन देना है, किस टॉपिक कितने दिन देना है, ताकि इतने से 3-4 महीने के टाइम में वो कोर्स को अपन कवर कर पाए। वो भी एक सेशन रखेंगे अपन अलग से। अभी ये समझो आप, पेपर का सिस्टम समझ में आ गई। 150 मार्क्स, 3 घंटे, नेगेटिव मार्किंग 1/4, ये सिस्टम हो गया। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जब आपको फॉर्म फिल करना है तब एक तो 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, इस पर विशेष ध्यान देना। कास्ट सर्टिफिकेट, ST/SC वालों का तो ठेर उम्र पर होता है, लेकिन बाकी जो OBC और EWS वाले हैं, ध्यान रखें, OBC और EWS वाले जो भी हैं कैंडिडेट हैं, उनका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। इसको मतलब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फॉर्म भरे जाएंगे 17 फरवरी तक। कब तक? 17 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। एक बार शायद मैंने ये बात लिखी नहीं होगी, यहां लिख देता हूं, चलो। फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके, फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आज से ही, 19 जनवरी से, 19 जनवरी 2024, यहां से लेके 17 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 17 फरवरी 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो लगभग 1 महीने का टाइम है। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। किसमें? डॉक्यूमेंट्स में। कैसे? कि जैसे जाति प्रमाण पत्र है, तो लगभग 1 महीने का आपके पास में टाइम है आज से ही। तो अगर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है, तो आप उसको अपडेट करवा लो। ठीक है, शहर वाले तो कचहरी, कोर्ट कचहरी, वहां जाके कहीं पर भी जाके अपने आसपास में वहां पर जाके अपडेट करवा लो। मतलब वो आपका बन के 7, 8, 10 दिन, 15 दिन के अंदर आ भी जाएगा घर पे, तो कोई दिक्कत नहीं। 10-15 दिन बाद फॉर्म भर देना। ठीक है, तो ये चीज, क्योंकि वो फिर वो अपडेट होने के बाद में अपन ई-मित्र से निकला सकते हैं उसकी रिसिप्ट, फिर ओरिजिनल भले बाद में आता रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे आ भी जाता है ओरिजिनल, ये की बात है। तो इसको आप अपडेट करवा लो, क्योंकि टाइम अपने आपके पास 1 मंथ का है। पुराना मत रखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मूल निवास तो खैर इसकी तो कोई जरूरत नहीं होती है, तो जो पुराना बना वो चल जाएगा। और इसके बाद मूल निवास सर्टिफिकेट हो गया। अच्छा सुनो, कोई अदर स्टेट का हो, कोई ध्यान रखें, अगर कोई अदर स्टेट का, अन्य राज्य का हो, अदर स्टेट का मतलब कि राजस्थान से बाहर का भी अगर कोई बंदा है, अदर स्टेट का भी अगर कोई है, तो उसको भी मूल निवास प्रमाण पत्र और ये सब सारे डॉक्यूमेंट लाने होंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो है कि वो जनरल में काउंट होगा, जनरल में माना जाएगा। ठीक है, जनरल में माना जाएगा, और उसको फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने की जो रहेगी, क्योंकि आपको पता है जनरल वालों की फीस तो रहेगी 600 रुपये। ठीक है, जनरल की तो 600 रुपये फीस है फॉर्म भरने की, और बाकी जितने भी है, बाकी चाहे वो ST/SC OBC कोई से भी हो, उनके 400 रुपये फॉर्म फीस है। ठीक है ना, तो जो अदर स्टेट का है उसके लिए 600 रुपये उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि अदर स्टेट वाला भी जो है अन्य राज्य वाला। ठीक है, अदर स्टेट का मतलब क्या हो गया? जो अन्य राज्य का है। अन्य राज्य का मतलब राजस्थान के अलावा अन्य राज्य का कोई भी हो, उसके लिए भी जनरल के अंदर उसको 600 रुपये मतलब फॉर्म फीस लगेगी, उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट लाने। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी, जो मैंने आपको लिखी कि ये तो क्या बात, मोबाइल तो सबके पास होता है, बात सही है आपकी, लेकिन मोबाइल में एक्चुअली क्या है कि मोबाइल नंबर आपको वही देना है, ऑथेंटिक मोबाइल नंबर, जो बंद ना हो। मतलब जैसे आप पापा मम्मी के भी दे सकते हो, बस वही है कि वो मोबाइल ऑन रहे हमेशा।
ठीक है। खूब सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल यूज नहीं करते, रिचार्ज भी नहीं करवाते, बस वो ऐसे ही नेट यूज़ करने के लिए रख लेते हैं, सिम नहीं होती। तो एक अपनी पर्सनल सिम भी रखो, मतलब मोबाइल ऑन होना चाहिए आपका जब तक आपके एग्जाम हो, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है, तो वो आपके मोबाइल नंबरों पे आएगा। तो मोबाइल नंबर यानी कि सिम एक परमानेंट आपकी मजबूत रखनी है। जो या फिर ऐसा मान लो कि अगर आपके पास आप वाला थोड़ा ऐसा ही है तो पापा वाला नंबर दे दो, उनके जो परमानेंट चालू रहता हो, ठीक है। क्योंकि इसी मोबाइल नंबरों के बाद में आपके एसएसओ आईडी बनेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ओटीआर, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद कोई जरूरत नहीं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ये सब आप जानते ही हो। तो इससे फॉर्म भरने का सिस्टम अपन को जानना है। एसएसओ आईडी से आपके फॉर्म भरे जाते हैं, फिर जितना भी फॉर्म भरोगे तो आपके एसएसओ आईडी से आपके फॉर्म भर दिए जाएंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होगा बस। तो ध्यान रखें, मोबाइल नंबर वगैरह और एसएसओ आईडी वगैरह आपने लिख के रख लेना कि मैंने ये मोबाइल नंबर दिए थे, ये मेरी एसएसओ आईडी है और इस एसएसओ आईडी के मेरे ये पासवर्ड है। बस वो अपने कोई पेज में लिख के अपने ऐसी जगह रखना ताकि वहां से कभी भी आप देख सको। इन चीज़ों का आपको जरूर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अपने अपडेट करा लेना सर्टिफिकेट को, 1 महीने का टाइम अभी अपने पास पड़ा है, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आप सबके कि इस जॉब में एक्चुअली करना क्या होता है। तो आपने देखा होगा पशु डॉक्टर, वेटरनरी जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, गांव में अपने हॉस्पिटल होता है, पशुओं का हॉस्पिटल होता है, आपके आप प्रॉपर गांव में आसपास में कहीं पर होगा तो वहां पर वेटरनरी डॉक्टर की जॉब होती है। आपको पता है वो घर पे ही रहते हैं, वो बात खैर अलग है, कभी कभी आते हैं, आना तो होता ही है, खैर अपन को पॉजिटिव लेके चलना है, ड्यूटी टाइम भी होगा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि वेटरनरी डॉक्टर के पास में रहोगे आप 24 घंटे, 24 घंटे तो क्या मतलब जितना भी जॉब का टाइम है, वेटरनरी डॉक्टर के पास रह के खुद डॉक्टर बन जाओगे आप, और फिर उसके बाद आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ही बन जाओगे। वेटरनरी डॉक्टर की मदद करने वाले या हेल्प करने वाले आपका काम होगा। जैसे कि वेटरनरी डॉक्टर है, उसको जैसे बोले थोड़ा सिरिंज देना, सुई ले ली, या कोई जो भी उनकी दवा है वो साथ में ले ली, साथ चले गए, डॉक्टर साहब पास में खड़े हो गए, वही चीज़ें हैं, बस छोटी मोटी चीज़, वो आप समझते हो, हेल्प करने वाला समझते ही हो। हॉस्पिटल में जैसे, अच्छा कहीं घर घर नहीं जाना है, घर घर जाके पशुओं को लेके नहीं आना। हॉस्पिटल में जैसे कोई पशु बीमार है तो लोग लेके आते हैं ना, गाड़ी में भर के उसको लेके आते हैं, उसकी तबीयत खराब है, तो हॉस्पिटल में लाए गए पशुओं को उचित स्थान पर बंधवाना कि भाई यहाँ बांध दो, ये खूंटा है या फिर जो भी कोई लट गाड़ रखा है जहाँ पर भी, तो वहाँ पर इसको बांध दीजिए, उसकी निगरानी करना है, उसको देखरेख करना है। डॉक्टर आ जाएंगे, उनको बुला देंगे, भाई ये पशु आया है, तो वो फिर समझ में आ गई, उसकी वो काम होता है कि हाँ ठीक है, डॉक्टर को सूचित करना कि ये वाला पशु आया, मैंने वहाँ बंधवा दिया, आओ एक बार देख लो, बहुत ईजी है। हॉस्पिटल की सुविधाओं का भी ध्यान रखना। हॉस्पिटल में जैसे कि पशु जहाँ पर बंध रहे हैं वो वहाँ की जगह सही है या नहीं है, कोई टूट फूट हो गई तो ठीक करवा देना है, कहीं पर किसी सूचित करना है, देख रेख करना। गार्ड वार्ड मतलब क्या नाम, जैसे वो कहीं गार्डनिंग करी हुई, जैसे होते हैं ना अपने गार्डन, जो गार्डन बना हुआ हो, पेड़ पौधे लगे हो, तो उनको भी थोड़ा कभी कभी देख लिया, वो सब इसका बेसिकली काम होता है। मतलब बहुत ईजी है, कोई वो चीज़ नहीं है, खुद को कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, थोड़ा बहुत हेल्प कर देनी है और क्या है। फिर पशु जनगणना जब होती है तो पशु जनगणना की रिपोर्ट भी जो है एक्चुअली तैयार करने में मदद करते हैं कि भाई इस मुर्रा नस्ल की कितनी भैंसें हैं, इस गाय की कितनी नस्लें हैं, वो सारी जो भी पशु गणना में होता है उस रिपोर्ट तैयार करने में भी इस बंदे की हेल्प ली जाती है, बिल्कुल। और ड्यूटी टाइम देख लो, समर में तो 8 से 2 का टाइम है और सर्दियों में 9 से 3 का है। बाकी आप समझते ही हो ड्यूटी टाइम क्या है, समझ गए, मेरे इशारों से आप समझ जाना, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। गाँव में डॉक्टर आपको पता है, मतलब ऐश है, आराम से अपने साथ में अगर आपको कुछ करना हो तो बेरोजगारी का टैग हट जाएगा, बहुत अच्छी जॉब है, अपने आसपास में धीरे धीरे पोस्टिंग भी अपने गांव में हो जाएगी, तो घर का घर में ही, नो टेंशन है नहीं, नो टेंशन हो गए, कोई टेंशन है नहीं। और अगर आपको आगे भी प्रिपरेशन करनी है तो आप करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। बाकी सिलेबस में किसका कितना इंपॉर्टेंस है वो अपन देख लेते हैं। पहले 105 नंबर की बता देता हूं मैं आपको। जो 105 क्वेश्चन है पार्ट ए वाले, उसमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके इसमें आने वाले हैं, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी के भी 25 के करीब क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथ्स और साइंस दोनों के 15 क्वेश्चन मैथ्स और साइंस के आएंगे इसमें। और फिर करंट हो गया, स्टैटिक जीके, दोनों को मिला के, करंट प्लस स्टैटिक जीके दोनों को मिला के 20-25 क्वेश्चन इसके होने वाले हैं, जो कि पिछले जो भी वैकेंसियां हुई है उनके अकॉर्डिंग है, और लगभग यही आपका मामला रहने वाला है, ठीक है। राजस्थान का वेटेज हो गया आपके 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का वेटेज हो गया 105 में से। और करंट स्ट्रेटेजी के ये हो गया। ये पोर्शन जो है ना, इसमें जो बाजी मार लेगा, क्योंकि यहां पर जो बाजी मार लेगा ना वो आगे होगा। हर कोई क्या कि मैथ्स और साइंस से डरता है, तो ह्यूमैनिटीज वाले सब, कुछ बच्चे तो इंटेलिजेंट है, उनकी 10th तक की मैथ साइंस अच्छी है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन खूब सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और साइंस जो बिल्कुल नहीं देखेंगे। देखना आप, जैसा मैंने BHTC में आपको कहा था कि इंग्लिश जरूर पढ़ के जाना, और इंग्लिश का जो मैंने कैप्सूल लिया था आपको पता आज वो कहाँ पहुँच गए। ठीक है, आज उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई, समझ में आ रहा है ना, डाइट मिल गई। तो वही चीज़ यहाँ है कि मैथ और साइंस भी साथ में जो ले लेगा 30 नंबर बहुत ज़्यादा कंपटीशन से आपको आगे लेके चले जाएंगे, बाहर हो जाओगे आप कंपटीशन से, मतलब कि इस भीड़ से बाहर आ जाओगे और सिलेक्शन की बिल्कुल पास पहुंच जाओगे। और बाकी ये तो हर कोई पढ़ता है, चाहे ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन राजस्थान की और हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हर किसी का पढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ें। लेकिन यहाँ भी आपको बाजी मारनी है, फिर यहाँ बाजी मारनी है। यहाँ क्या आता है, बेसिकली स्पोर्ट्स से आता है कि भाई किसको द्रोणाचार्य मिला, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, ये सब जितने भी आपको पता है। स्ट्रैटेजी के भी खैर ये तो है ही है, एक थोड़ा करंट वाला की इसमें पॉलिटिकल न्यूज़ भी आती है थोड़ी बहुत। जैसे कि इसमें अपन ये मान सकते हैं कि अभी जैसे पूरा ये मंत्रिमंडल वाला मामला है, स्टैटिक जो भी है चीज़ें सारी इसमें आ जाती है। ठीक है, बाकी करंट भी खैर साथ में ले सकते हैं। तो ये सब इसीलिए मैंने विधानसभा जो पढ़ाई है वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, 16वीं विधानसभा से क्वेश्चन पक्के हैं। तो 16वीं विधानसभा वाले पोर्शन आप हमेशा देखते रहना, उसके जितने पार्ट बने, जितने पार्ट मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, तीसरा पार्ट आज आने वाला है, आज शाम तक रेडी हो जाएगा, क्योंकि मैं उस चीज़ छांट के लिखता हूँ, तो शाम तक आ जाए, ठीक है, वरना कल आ जाएगा, उसको अपन को देखना है। ये चीज़ आपको जाननी है पार्ट ए के लिए। ठीक है, बाकी पार्ट बी तो आपको पता है 45 नंबर का 45 क्वेश्चन है, उसमें नस्लों वाला वो अलग चीज़ है, वो अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये पार्ट ए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। और इसमें यह भी फायदा है ना कि आपके कोई BHTC कर रहा हो तो BHTC वाला सिलेबस भी सेम ही है, बस इसको थोड़ा छोड़ दिया जाए तो। और साइंस वो CET वालों के लिए तो खैर पूरा ही काम का है। ठीक है, ये चीज़ें तो है ही है। अब ये कंप्लीट कोर्स विथ लाइव टेस्ट मैं आपको कराने वाला हूँ, और ये अपने चैनल जो दूसरा चैनल है MV क्लासेस 2.0, इसी चैनल के ऊपर, इसी चैनल जिस पर ये वीडियो अपलोड किया है, इसी चैनल के ऊपर अपनी सारी क्लासेज होगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि GK, राजस्थान GK और मैथ्स शुरू कर दी जाए, ताकि मैथ्स के 5-7 टॉपिक ही है, बहुत ईजी है, 1 शॉट रखूंगा, बहुत ईजीली आप उसको पकड़ लोगे। बस सिस्टम, क्योंकि जो लेवल है वो 10th लेवल रहेगा, लेवल 10th का ही रहेगा, इसलिए 10th लेवल को, क्योंकि मैंने 10th पढ़ा रहा हूं अभी, तो जो जिसको पढ़ाता है उसको और ज्यादा एक्सपीरियंस प्लस रहता है। तो 10th में कितना लेवल है 10th और 8th 9th का, और वो आपको पढ़ना चाहिए, वो सारे मैं के कैप्सूल ऐसे बना दूंगा जबरदस्त कि मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन है 12-15 पूरे चैप्टर के, 12-13 तो हर किसी के सही होंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, तो अपन इस चैनल के ऊपर पढ़ाई करने वाले हैं, इस पूरे पशु परिचर की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जबरदस्त पढ़ाई करेंगे, सारी बातें आई थिंक मैंने बता दी आपको। अब एक सेशन में रखने वाला हूं जो आपकी होगा इस पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम, एक एक टॉपिक को कितना कितना टाइम देना चाहिए कि जो ये जून तक का एग्जाम होने के, जहां पर मान के चलते हैं हमारे पास में 4 महीने हैं, अगर 4 मंथ पूरे मिलते हैं तो 4 मंथ का मतलब है 120 दिन राउंड फिगर में। 120 दिनों में ये सिलेबस कैसे कंप्लीट हो, किसको कितना कितना टाइम देना चाहिए, उस अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल और दूंगा, आपको पढ़ते जाना है। बाकी आप काफ़ी कोर्स अपलोड है वो पढ़ो, और अब क्लासेज अब अपनी स्टार्ट हो चुकी है, अब डेली आपको क्लास मिलने वाली है। फिर भी कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, उस पर भी अपन विस्तृत चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ओके।